नमस्ते किसान भाइयों, मैं प्रशांत भाई। अभी कुछ लोगों के जो मुझे मैसेज आए थे अलग अलग वीडियो बनाने का, उसमें एक मैसेज था कि अभी प्लांटेशन कैसा करना चाहिए आने वाले समय में। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ और बाकी की वीडियो नेक्स्ट हफ्ते में बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले रोपा लगाने का है, अनार की खेती करनी है। क्यों करनी है? अब किसी को 20 लाख का हो रहा है इसलिए अपने को करना नहीं है। अपन उसमें कितना सक्षम है, खुद काम कर सकते हैं, अपना मिट्टी पानी कैसा है, पहले तो ये आप देखिए। उसके बाद अनार के प्लांटेशन के ऊपर जाइए। अब जाते हुए क्या करते हैं आप? ऑर्डर दे दिया, ड्रिप वाला आता है, लेबर आते हैं, खड्डे करते हैं, पूरा आपका वो टेंडर दिया होता है, वो रोपा लगा के चले जाते हैं। तो उस सिस्टम से आप जाइए, लेकिन पहले आपका खेत आपको मालूम है, आने वाले लेबर को आपका खेत मालूम नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण तौर पे अभी ये 6 बीघे में अपना लगभग 900,000 रुपये यहाँ पे आता है। तो आप 10 बाय 12 भी रख सकते हैं, 10 बाय 14 भी रख सकते हैं। डिस्टेंस आपके जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर है। आपके 1000 पौधे तक है तो आप स्प्रे कर सकते हैं हाथ से। उसके अगर ज़्यादा लगाने तो आपको ट्रैक्टर से करना पड़ेगा। तो उसमें आप 14 से कम डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए। तो उसमें आप 14 बाय 12 रखिए, या फिर 14 बाय आप 10 रख सकते हैं। इससे कम आप डिस्टेंस लेना नहीं है। अगर आपको अभी जो नया मेथड चल रहा है सिंगल स्टेप, तो उसमें आप 10 बाय 7 या 10 बाय 8 पे भी जा सकते हैं। तो डिस्टेंस आप आपके खुद के काम करने की कैपेबिलिटी कितनी वो देखिए। अभी ये 1000 प्लांट्स के लिए आपने 1 बीघा चुना है आपका खेत। लगभग आप इतना हर जगह पे जो देख रहे, तो आपका ये 1000 पौधे के लिए जो 6 बीघा जो 1 हेक्टर बोला जाता है, उसमें जो आपका जो पूरा ज़मीन है एक तरीके का होता नहीं है। उसमें मान लो आपने आरंडा लगाया, या किसी कोने में आपका क्या होता है, एक सफ़ेद मिट्टी होती है, वहाँ पे जो आरंडा लगाए, सरसों लगाए, वो थोड़ी सी आपकी जो फसल रहती है वो डिम रहती है। या फिर कई जगह पे क्या होती है, मिट्टी का भाग थोड़ा आ जाता है, बाकी आ गया आपका अच्छा मिट्टी, रेत भी है, तो ये मिट्टी मान लो या मिट्टी का भाग है। तो आप लोग क्या करते हैं, इसमें मार्किंग किया, एक जैसा लगा दिया, 1000 पौधे लगा दिए। फिर बाद में समस्या क्या आती है, जहाँ आपकी सरसों डिम थी वहाँ का जो आपका पौधा है वो धीरे धीरे ग्रोथ होता है। या फिर आपके यहाँ मिट्टी के यहाँ इसमें जो पौधे आ गए, वो इसको आप रेत रेत के हिसाब से, यहाँ है रेत की ज़मीन ज़्यादा धोरे की, तो ये रेत के हिसाब से पानी चलाएंगे तो ये मिट्टी के लाइन में जितने भी आपके रोपा आएंगे उसमें जड़ गलन की समस्या ज़्यादा मिलेगी। मान लो ये थोड़ा सा मिट्टी रेत मिक्स है और एक भाग आपका हो गया सिर्फ रेत का ही, तो इस रेत में क्या हो जाएगा, इसमें निमेटोड ज़्यादा आएगा और मिट्टी के भागे वहाँ जड़ गलन ज़्यादा आएगी। तो सबसे पहले आप आपकी जो फसल होती है उसका डिज़ाइन कीजिए। आपका 1 हेक्टर में कौन सी जगह कैसी फसल आ रही थी उसका आप नाप भी लीजिए। मान लो ये यहाँ से हो गया आपका 100 फीट, यहाँ से हो गया 100 फीट, या फिर मान लो ये 50 फीट हो गया इधर, और इधर हो गया 50 फीट। ऐसा आप एक काउंट करिए। तो इसमें आपका फ़ायदा क्या होने वाला है, मान लो आपका ये फसल डी में आपने एक जैसा लगा दिया, इसमें आपके आ गए मान लो एक 100 पौधे आ गए, और इधर आ गए आपके 50 पौधे मिट्टी में। तो ये जड़ गलन से ख़राब हो रहे, और ये पौधा जो वहाँ पे ज़मीन आपकी ख़राब थी या हल्की थी, तो उसमें आपका पौधा डिम रहेगा। अब कुल आपके हो गए 150 पौधे। अब 150 पौधों के पीछे आपका भविष्य में आप एक पौधा आपका मान लो 30 किलो देने वाला है, तो आपका 450 किलो चुकला के हिसाब। हाँ, थोड़ा हिसाब में कच्चा हो इसलिए रिपीट हो हिसाब करके मैंने लिखा है। तो इसमें देखिए, मैंने जैसे अपन ने बोला कि 150 के अलावा अपन समझ लो ये आपके 100 पेड़ इसमें ख़राब हो गए। एक तो मिट्टी की गलन हो गई, वहाँ मैनेजमेंट नहीं रहा, और जहाँ सरसों डीम थी वहाँ ऐसा पकड़ के अपना 100 पौधा मान लो उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, वो ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। तो 100 पौधे का अगर कैलकुलेशन करें तो एक पेड़ अपना 30 किलो का बनता है। एवरेजली अपन 70 ही रुपये रेट पकड़ा है, एक पेड़ के पीछे 21 रुपये नुकसान है। अगर 100 रुपये अपने 1000 पौधों में अपने खुद की गलती से हो गया तो आज आपका नुकसान है 2,10,000। तो जिसमें आपका जो खर्चा निकलता है अनार का वही आपका वेस्ट जा रहा है, जो आप खर्चा लगा रहे वो उसमें निकल जाता है। तो 100 पौधों के पीछे आपका इतना नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये बारीक चीज़ जो है ये अगर शुरू से आप ध्यान देंगे तो ये भविष्य में आपका नुकसान नहीं होगा। अब इसके लिए क्या सोल्यूशन करना है, इसमें आपके 100 खड्डे आ गए, जैसे मान लो ये 100 खड्डे आ गए आपके, ये हो गया आपका जो डिम भाग था सरसों का, जो आप फसल डिम आती थी, तो इसका जो मिट्टी आप बाहर निकालते हो ना, इसका वही पड़ा रहने दीजिए। जो यहाँ पे आपकी उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा है, जहाँ फसल अच्छी आती, वहाँ से 2 तगारी मिट्टी इसमें डालनी है गोबर के साथ, फिर यहाँ से डालो इसमें। तो हर एक में आप एक एक तगारी मिक्स करिए और गोबर के साथ वहाँ पे वो प्लांटेशन करिए, और हर साल गोबर के साथ
जब भी आप साल में गोबर डालेंगे तो उसके साथ ये मिट्टी हर साल उसमें डाला करिए। तो ये जो पौधा जो यहाँ पे ग्रोथ होगी वो ये वही यहाँ पर मिलेगी। तो एक जैसा प्लॉट ग्रोथ होगा, इस पौधे में आपको समस्या नहीं आएगी। नहीं तो क्या होगा, ये 50-100 पौधे आपके डिम रहेगी, आपका डॉक्टर आएगा और वो देखेगा भी नहीं मिट्टी का पौधा पीला है तो उसको माइक्रोन्यूटन दो, झिंक दो, फेरस दो, इस वो पूरे प्लॉट को वो खर्चा बढ़ा देगा। और वही जो है आपका अगर मट्टी वाला भाग है तो मट्टी वाले भाग में क्या करना है, आप खड्डा करने के बजाय ये खड्डा नहीं करना है। तो मान लो इतना मट्टी वाला भाग है तो उसमें क्या करें, आप थोड़ी सी बेड बनाइए जो आप यहाँ पे पालिया बोलते हैं, और उसके ऊपर उसका प्लांटेशन करिए जो भी। तो इसमें क्या, ये बारीक चीज़ में शुरू में आपको तकलीफ है, लेकिन भविष्य में होने वाला जो नुकसान है वो आपका इसमें कम होने वाला है। या ज़्यादा ही आपको लग रहा है अगर इस लाइनों में ज़्यादा मट्टी का भाग है तो जो 16 mm का आपका जो लेटर आता है उसमें आप थोड़ा छोटा छोटा वॉल बिठा दीजिए और उसको आप कम कर सकते हो आधी। तो इसमें पानी कम जाएगा, इसमें आपको जितना देना है उतना दे सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे थोड़ा डेमो बता देता हूँ कैसा लगाना है। अभी आप लोग तो जानकार हो ही, फिर भी एक बेल्ट में अभी ये मैंने खाली जुगाड़ कर लिया आपको दिखाने के लिए। ये ऐसा खड्डा करते हैं, उसमें आप जो आपका बेसल डोज है DAP वगैरह माइक्रोन्यूटन जो भी कार्बोफ्यूरन हो या कुछ भरते तो इससे खड्डा आप भरते हो। तो भरते हो क्या होता है, आपका खड्डा थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इसको डाउन रखना नहीं, क्योंकि इसमें जब आप पानी भरते ये और डाउन जाएगा, और अगर खड्डे में अगर लग जाएगा और ऊपर से आप बाद में मिट्टी चढ़ाएंगे तो यहाँ जो पेड़ की जो कॉलर है ना वो ख़राब हो जाती है, तो वो सड़ता है। इसलिए इसमें क्या करें, आप थोड़ा मिट्टी और ये रोपाला और गणेश, तो इसको आप पहले अच्छी तरह लेवल कर लीजिए उधर दोनों तक। अब इसमें आप जैसे कंपोस्ट डाल सकते हो थोड़ा और ऊपर, अगर मिट्टी बढ़ाई है तो, या गोबर आपके हिसाब से भर लिया। फिर आपका जो बस इस टाइप आप इसको लगा दिए। लगाते हुए उसको अच्छा प्रेस करना है। अगर आपके पौधों की हाइट ज़्यादा है तो इन पौधों को यहाँ से आप कट करना है, ये बस उसकी हाइट इतना ही रखना है, इसके ऊपर रखना नहीं। क्योंकि कटिंग नहीं करोगे तो वो नीचे वाला जो फुटार वो निकलेगा नहीं, और जब आप कटिंग करते हो तो फुटार और ज़्यादा अच्छी निकलेगी और फास्ट निकलेगी। अब ये हो गया। उसके बाद आपके यहाँ दो तरीके होते हैं। आप क्या करते हो, कभी कभी यही नली से आप पानी पिलाते, ड्रिपर लगाने से पहले इसको पूरे राउंड में आप पानी भर देते हो, वो एक तरीका है, वो भी किया आपने तो भी चलेगा। या फिर आपका रहता है ड्रिपर। कोई लोग 2 ड्रिपर अगर आपके हैं तो ये सामने सामने आएगा, 4 है तो आपके इस टाइप ये ड्रिपर आएगा। इतना दूर ड्रिपर रखना है, नया रोपा लगाए तो भी इधर रखना नहीं है, इतना ही रखना है। पहले 2 पानी आपने अच्छे पिलाने, उसके बाद पानी हिसाब से बढ़ाना है, फिर जड़ इसकी ग्रोथ हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका गर्मी में प्लांटेशन होगा, निमेटोड का जो गांठ वाला आप बोलते हैं उसका सबसे ज़्यादा अटैक गर्मी के पौधों में होता है। जो अब से लेके मान लो आपका होली से लेके जून तक जो लगेगा या मई तक, उस पौधों में निमेटोड का अटैक ज़्यादा मिलेगा। और उसके मुकाबले देखा जाए तो जो बरसात में लगता है उसके ऊपर निमेटोड की मात्रा जो होती है जड़ों में वो कम आती है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो मेन जड़ रहेगी यहाँ तक जो जाती है वो मेन जड़ है, इसको भविष्य में सुरक्षित जिसने रखा 1 साल तक, उसका पौधे को कोई दिक्कत नहीं। साइड में कितना भी आपका निमेटोड आता है तो हर साल अपना रोटावेटर चलेगा, उसमें पुरानी जड़ कटती है नहीं आती। लेकिन इसी जगह पे अगर आपका निमेटोड आ गया तो इस पर अपन कल्टी नहीं चला सकते, रोटर नहीं चला सकते, इसके पेड़ उखाड़ना ही पड़ता है। अब एक बात और समझ लिए निमेटोड के बारे में, पौधे के साथ निमेटोड आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और रहा भी तो भी अगर 400 ग्राम में इतना निमेटोड आ सकता है तो ये तो अपनी बहुत सारी मिट्टी। और आपके जोधपुर का जो एक रिसर्च है उसमें भी आप देख सकते हैं, आपके जितनी रेतीली मिट्टी है पूरा मारवाड़ की या आपके राजस्थान की, उसमें सबसे ज़्यादा निमेटोड पाया जाता है। जितना ज़्यादा रेत का ज़मीन रहेगा वहाँ पे निमेटोड ज़्यादा मिलेगा। अगर जहाँ मिट्टी का भाग है वहाँ एक भी पौधे को आपका निमेटोड आएगा ही नहीं, वहाँ पे जड़ गलन आएगी। क्योंकि ज़्यादा मिट्टी में क्या होता है, उसकी जो पैदावार बढ़नी चाहिए, निमेटोड की जो पीढ़ी बढ़नी चाहिए वो इतनी बढ़ती नहीं जितनी रेतीली मिट्टी में बढ़ती है। अब निमेटोड को बढ़ने के लिए क्या, अभी वो आपके खेत में मौजूद है, उसके अंडे पड़े हैं, सुप्तावस्था में पड़ा है, उसको डेवलप होने के लिए उसको चाहिए आपकी नमी। अभी आपने ये ड्रिप का पानी चालू कर दिया, यहाँ पे आपकी नमी तैयार हो गई, तो अभी इस एरिया में जितने भी उसके अंडे वो वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद आपकी अभी जड़ फैल रही है, उसको नमी बहुत पसंद है, नमी आपने दे दी। अब उसमें वो जो निमेटोड अटैक हो गया उसको जड़ें भी मिल गई, खुराक भी मिल गया, तो वो सीधा वो जड़ों पे आपका अटैक कर देता है। और मेन जड़ पे अटैक हो गई तो आपका पौधा सुधरना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इस और दूसरी बात इसमें क्या होता है, आपका जितना ज़मीन तपेगा, अगर वहाँ निमेटोड अगर जिंदा भी मौजूद है तो वो नमी के पास ही खिंचाएगा, तो आसपास के सब इसी के ऊपर अटैक करेंगे। इसीलिए आपका बहुत लोग बोलते हैं वेलम नहीं देना चाहिए, शुरू से क्या ज़रूरत है, वो अफीम की तरह है। ऐसा कुछ नहीं है, वेलम पौधे का कोई रोल नहीं उसमें। वेलम सिर्फ क्या करता है, वेलम हो और जैसा आपका और बाकी काफ़ी निमेटोड्स पे कोई दवाई आई है केमिकल के बारे में, तो उसका आप जब ड्रेंचिंग करते हैं, ड्रेंचिंग करने के बाद क्या होता है, ये जितना एरिया गीला होगा वहाँ पे जितने अंडे हैं या फिर निमेटोड्स है उसको वो मार के उसको कंट्रोल में रखता है 60 दिन। तो 60 दिन में अपनी जड़ें जब यहाँ फैल जाएगी तो उसके बाद यहाँ का पानी आप बंद कर दो, इस लेटर को आप इतनी दूर कर दो तुरंत, और ये पानी इधर ही आना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ सूखा है वहाँ निमेटोड का अटैक नहीं मिलेगा, मतलब 10 साल के लिए अपनी ये जो जड़ है ये सुरक्षित होगी। तो इधर कितना भी निमेटोड आएगा उसको अपन जड़ कट करके कंट्रोल कर सकते। इसीलिए शुरू में वेलम देना ज़रूरी है। आप कम से कम गर्मी में जब लगाओगे 15 दिन के आसपास आप वेलम उसको देना ही देना है, तो ही आपका पौधा अच्छा चलेगा। या फिर आपके पास कोई दूसरी निमेटोड की दवाई है केमिकल वाली तो वो भी दे सकते। और वेलम देते वक्त ये एरिया आपका अच्छी तरह भीगा हुआ चाहिए। जितने भीगे एरिया में वो वेलम जाएगा उतने इसमें वो कंट्रोल ज़्यादा करेगा। कई लोग क्या करते हो, डब्बे से डालते, इतना ज़रूरी नहीं, अपने को ये पूरा एरिया क्लीन करना है, जहाँ जहाँ जड़ फैलेगी वहाँ तक वो गीलापन जाना चाहिए। वेलम में कोई स्टिकर मिलाने की ज़रूरत नहीं, कंपनी ने उसके अंदर सब दिया हुआ है। तो एक आपका हो गया वेलम का। बाकी आप जो है उसके लिए ड्रेंचिंग कर सकते हैं, पहले 1-2 लोटे से आप इसमें इमिडा के भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। जो दीमक वगैरह लगती है, गुट्टी के पौधों में थोड़ी समस्या आती है क्योंकि उसमें वो क्या लकड़ी आती है, वो समस्या टिश्यू में आती नहीं क्योंकि उनको खाने को टिश्यू के जो आते हैं उसमें लकड़ी नहीं होती, तो दीमक को उसमें उतना कुछ मटेरियल मिलता नहीं है। इसलिए गुट्टी के पौधों को थोड़ा 3 ड्रेंचिंग लगभग लगातार 2-3 महीने में वो आप कर दिए, उसका एक बार पौधा आपका ग्रोथ हो गया तो दीमक उसको तकलीफ नहीं देती। तो ये थोड़े से ध्यान में रखिए। और उसके बाद अगर आपका जो सरसों का कचरा मिल जाता है तो उसको आप जो है इस एरिया में आप डाल सकते हो राउंड में, तो इससे आपका नमी बना रहेगा, पानी कम लगेगा। तो पानी कम लगेगा तो जड़ें भी कम खराब होगी। इसके ऊपर सरसों का कचरा डालो, जो आपका टेम्परेचर ऊपर का 45 हुआ तो नीचे का आपका 30 टेम्परेचर हो जाएगा। और अगर आपने मल्चिंग नहीं किया, ऊपर 45 है तो नीचे का तापमान 50 हो जाएगा, उससे पेड़ को और नुकसान होता है। तो मल्चिंग का भी एक आप प्रयोग कीजिए। और कुछ आपका जो भी कुछ इसके बारे में कोई सवाल होगा तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो अगला वीडियो उस पर बनाएंगे। अभी कौन सी वैरायटी लगानी है, यहाँ पे क्या है, उसका भी एक वीडियो लगाएंगे। और जहाँ पे कुछ भाग में जो ज़मीन है वो प्योरली मिट्टी में है, जैसे साइला का कुछ भाग है आपके जोधपुर साइड हुआ या फिर इधर आपका साचौर साइड, कुछ जगह पे मिट्टी का भाग है, तो वहाँ पे ये सिस्टम ना करिए, वहाँ पे सीधा आप बेड बनाइए। अभी मैं बेड का एक उदाहरण एक देता हूँ, एक रोपा ला रहे। अभी ये जो बेड बना है ये तो एक्चुअली रेतीली मिट्टी है, फिर भी हम इसमें क्या अभी कलिंगा का एक उदाहरण तौर पे देता हूँ मैं। मट्टी वाला भाग जहाँ है वहाँ पे इसी पाली बना दीजिए आप, और उसके अंदर ये रोपा आपका लगना चाहिए। अभी इसका थैली में निकलता नहीं, वो वेस्ट जाएगा हमारा एक रोपा। तो इसके अंदर आप जो भी आपका जैसा खड्डे में मटेरियल भरते हो उस टाइप का मटेरियल भर के इसमें लगा सकते हो। मतलब पॉलीथीन निकालनी है, वो मेरा रोपा एक वेस्ट जाएगा इसलिए मैंने वो निकाला नहीं है, तो इस टाइप आप लगा सकते हो। और जैसे रोपा आपका ग्रोथ हो जाए तो भविष्य में इधर से एक तवी आपको डालना है, उधर से एक तवी, तो ये जो चौड़ाई आपकी लगभग ये 5 फीट की हो जानी चाहिए पूरे बेड की। तो इसका फ़ायदा क्या मिलता है, आप जब गर्मी में तो ठीक है, और जैसे आपका बरसात होता है ना, बरसात में क्या आपकी जो गीली जो मिट्टी वाली ज़मीन है वो सूखती नहीं, और आपने ज़मीन लेवल में लगा दिया, पानी भर गया उसमें, तो उसकी जड़ें काली पड़ जाती है। और वहाँ साइज़ के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बाद में जब बारिश ज़्यादा हो जाती है या पानी ज़्यादा होता है तो उसकी जड़ें ख़राब हो जाती है। उनकी जड़ें सुरक्षित रखने के लिए आप ऐसी पाली अगर बनाते, बेड बनाते, तो जो पानी बीच में से निकल जाएगा। और दूसरी बात, ये बेड जो है इसमें जो वापसा कंडीशन है वो बहुत जल्दी आती है, और किसी भी पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है, उसको वापसा कंडीशन चाहिए। वो वापसा कंडीशन कंटिन्यू आती रही तो आपकी जड़ गलन की जो समस्या है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपका जड़ मिट्टी वाला ज़मीन है तो उसमें आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग ज़्यादा कीजिए, जो आपकी बाकी फंगस को मार दे। और अपना रेत वाला ज़मीन है उसमें पैसिलोमाइसिस की हर 2-2 महीने में उसका ड्रेंचिंग कीजिए। ज़्यादातर आप ट्राइको, सूडो और पैसिलो, इन जीवाणु का प्रयोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। गोबर ज़्यादा डालता रहे। गोबर डालते वक्त जो गोबर डालेंगे वो ताज़ा डालना नहीं है, गोबर कंपोस्ट करके डिकम्पोजर से कंपोस्ट करो उसके बाद ही डालो। ताज़ा गोबर डालते हैं तो आपको उसका विपरीत परिणाम मिलेगा।
तो जो खर्चा आपने गोबर के लिए किया है तो वो खर्चे से आपने बीमारी लाई है, बस ऐसा समझो। तो थोड़ा वो तकलीफ लीजिए, कंपोस्ट गोबर डालिए। और थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको जो भी कुछ अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद।